नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन सीरीज का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वह सही है, आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वह 85 है। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन डी। यह जो तीनों कथन दिया गया है वह सभी सही है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 को वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है और इसमें कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का जो रैंकिंग दी गई है वह 85 है और वर्ष 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 86 है और इस रैंकिंग को जनवरी 2022 में जो है जारी किया गया है। इसमें जो प्रथम स्थान पर देश हैं वह डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है और इनको जो स्कोर दिया गया है वह 88 दिया गया और भारत का जो स्कोर रहा इस बार वह 40 रहा। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो इसमें रैंकिंग है वह 140 है और चीन की जो रैंकिंग है वह 66 है। बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो इसका जो स्थापना हुई थी वह 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह बर्लिन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और अंतिम पायदान पर दक्षिणी सूडान, सीरिया, सोमालिया ऐसे देश जो है इस रैंकिंग पर अंतिम पायदान पर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चुनाव सुधार से संबंधित समितियां कौन सी हैं? यहाँ पे 4 समितियां दी गई हैं। तारा कुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, यशपाल समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया और आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तारा कुंडे समिति जो है, तारा कुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह तीनों समितियां चुनाव सुधार संबंधित हैं। और यशपाल जो समिति है यह पढ़ाई के दौरान बढ़ने वाले बोझ को कम करने संबंधित है। तारा कुंडे समिति जो है यह 1974-75 में बनी थी। दिनेश गोस्वामी समिति यह 1990 में, यशपाल समिति जो है यह 1992-93 में और इंद्रजीत गुप्ता समिति यह 1998 में बनी थी। कभी कभी इस प्रश्न को आप लोगों को काल क्रमानुसार में भी सजाने को दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। गांधी जी ने ब्रिटिश काल के दौरान 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया था। दूसरा स्टेटमेंट है गांधी जी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में चुने गए थे। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में किया था और गांधी जी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में चुना गया था और उन्हें दांडी मार्च यात्रा के लिए चुना गया था, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अभी हाल ही में जो 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं वह स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क को चुना गया है, एलन मस्क को चुना गया है। और टाइम मैगजीन जो है यह एक अमेरिका की पत्रिका है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस मामले में शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और ऐसे डांगे पर हिंसक माध्यमों से
सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास का आरोप लगाया गया था? कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, अलीपुर षड्यंत्र मामला या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, कानपुर षड्यंत्र मामले में शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और S.A. डांगे पर आरोप लगाया गया था और यह 1924 में हुआ था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। वर्ष 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर के साथ सूरत पहुंचा और वह अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र मुगल दरबार में लेकर आए थे। उस समय भारत के कौन से शासक थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है, उस टाइम जो है मुगल शासक जहांगीर था और उसी के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वह 1608 में भारत आया था और उसके जो जहाज़ का नाम था वह हेक्टर था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यह व्यापार के अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत आया था और इसने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की थी और इसीलिए जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की भी उपाधि दी थी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इनमें से कौन सा राज्य वेलेजली द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि के वर्ष के साथ सही सुमिलित? वह आपको पहचानना है। मैसूर 1799, पेशवा 1801, सिंधिया 1804, हैदराबाद 1818। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। सहायक संधि जो है यह लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी और सबसे पहले सहायक संधि का जो शिकार हुआ था वह हैदराबाद हुआ था और हैदराबाद सहायक संधि का शिकार वह 1798 में हुआ था और यही जो है विकल्प गलत है। बाकी सभी सुमेलित हैं। मैसूर 1799 में, पेशवा 1801 और सिंधिया जो है 1804 में सहायक संधि के शिकार हुए हैं। तो इससे ऑप्शन बी सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से घटक शामिल हैं वो आपको बताना है। विद्युत, कोयला, स्टील, सीमेंट। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक आते हैं। तो इसमें जो है चारों इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में बनाए जाने वाले 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक है। यहाँ पर किस वर्ष से बिजली उत्पादन शुरू होगा? इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन है, वर्ष 2022-23 से यहाँ पर बिजली उत्पादन शुरू होगा और ओंकारेश्वर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर है और इसकी जो क्षमता होगी वह 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और इसके जो कुल खर्च आएगा वह 3000 करोड़ रुपए इसका खर्चा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको बताना है कौन विकल्प सही सुमिलित है। स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर, पनामा नहर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ये सभी जो है सुमिलित हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर का जो निर्माण पूरा हुआ था वह 1869 में स्वेज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और यहाँ पर 1102 है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह 17 है और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है और यूपी का जनसंख्या घनत्व 829 है। ये सभी डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जस्टिस NV रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? 47, 48, 49 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी NV रमण जो है यह 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
और पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वह एच.जे. कानिया जी थे। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है जो भारत में सबरूम को किस देश में स्थित रामगढ़ को जोड़ेगा? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यह जो है भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। और सबरूम जो जगह है यह त्रिपुरा में स्थित है। और मैत्री सेतु बांध यह भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। स्विस संगठन द्वारा तैयार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। और इसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ढाका है और तीसरे स्थान पर एनजमेना है और चौथे स्थान पर दुशानबे है। एनजमेना जो है यह चाड देश की राजधानी है और दुशानबे यह ताजिकिस्तान की राजधानी है और ढाका यह आपके बांग्लादेश की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है गांधी जी ने 1923 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है कि चौरी चौरा कांड जो है फरवरी 1922 को हुआ था और चौरी चौरा जो स्थान है यह गोरखपुर में है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं जहाँ पे 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है और इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और उन्होंने असहयोग आंदोलन 1923 में नहीं 1922 में स्थगित किया था। तो इसलिए इसका दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की थी और इसे 1922 में स्थगित कर दिया था। तो इससे जो है पहला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कोडई कनाल झील एक मानव निर्मित झील है। यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कोडई कनाल झील जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में शामिल है। यहाँ पे 5 सहायक नदियाँ दी गई है, उनमें आपको बताना है कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग, लोहित, मानस नदी, तीस्ता और धनसिरी। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता और धनसिरी जो है ये सभी शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है और इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और यह भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर गिरती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है और इसकी भारत में लंबाई कितनी है। दोनों चीज़ें आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एनजीटी की जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह आदर्श कुमार इसके चेयरमैन हैं। आदर्श कुमार गोयल जो है इसके चेयरमैन हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 145, आर्टिकल 147 या आर्टिकल 149? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आर्टिकल 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार आता है और इसके अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि यह व्यर्थ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए केरल में। देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यह केरल में स्थापित किया गया है और यह कुल 10 एकड़ में फैला हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस के नाम पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों का नाम जो है रखा जाएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो हैं वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आप लोग कितने प्रश्न सही और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।